हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारा सेकंड चैप्टर ख़त्म हो चुका है और आज हम थर्ड चैप्टर वनस्पति जगत प्लांट किंगडम के को स्टार्ट करने वाले हैं। प्लांट किंगडम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एल्गीज यानी शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और पादप जीवन चक्र एवं संतति एकांतरण या पीढ़ी एकांतरण क्या होता है, इन सब के बारे में हम इस लेसन में स्टडी करेंगे। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था कि व्हिटेकर ने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 जगत वर्गीकरण में 5 किंगडम में बांट दिया था। सबसे पहला मोनेरा, जिसमें बिल्कुल सिंपल प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आती हैं। देन प्रोटिस्टा, प्रिमिटिव टाइप के यूकैरियोटिक सेल्स को रखा था। उसके बाद फिर फंगी यानी फंजाई, शैवाल, प्लांटी और एनिमिलिया। इस अध्याय में हम किंगडम प्लांटी यानी वनस्पति जगत के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। प्लांटी जगत के बारे में अगर हम बात करें तो इनमें अभी जो वर्गीकरण है उसमें बहुकोशिकीय उत्पादक यानी जो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं और पूरे जीव जगत को भोजन उपलब्ध कराते हैं, उन जीवों को यानी पादपों को अर्थात प्रकाश संश्लेषी पौधों को सम्मिलित किया गया है। पहले वनस्पति जगत में कोशिका के स्ट्रक्चर के आधार पर जिन कोशिकाओं के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है उन सभी को वनस्पति जगत में द्विजगत वर्गीकरण में शामिल किया गया था। लाइक मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंगी जगत, इसमें भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके कोशिका के बाहर, कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति सेल वॉल पाया जाता है, उनको भी प्लांटी जगत में रखा गया था। लेकिन अब इनको प्लांटी किंगडम से अलग करके रखा गया है। पूर्व में नीलहरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया को भी शैवाल के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन अब इनको शैवाल वर्ग से अलग कर दिया गया है। पूर्व में नीलहरित शैवाल इस अध्याय में अभी हम शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। पादप वर्गीकरण के इतिहास के बारे में स्टडी करने के लिए हम इसको समझने के लिए 4 कालों में बांटते हैं। प्रथम काल थ्रियोफास्टस के द्वारा बताया गया था। 370 से लेकर 285 BC के बीच में लगभग 500 पादपों का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में किया था। थ्रियोफास्टस को वनस्पति जगत का जनक के रूप में के नाम से जाना जाता है। अंडरलाइन कर लेना और याद रखना, थ्रियोफास्टस को वनस्पति जगत का जनक यानी पिता के नाम से जाना जाता है। थ्रियोफास्टस ने पादपों को उनकी रचना और गठन के आधार पर वृक्ष यानी बड़े जो पेड़ होते हैं, छुप यानी कि झाड़ी, पेड़ से थोड़े से छोटे, उपछुप यानी छोटी झाड़ी, क्या कहना चाहिए, शाख से थोड़े से बड़े, और वृक्ष और झाड़ी से छोटे जैसे गुलाब वगैरह हैं, और शाक यानी जितने भी वेजिटेबल्स हम खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, उसमें विभाजित किया था। द्वितीय काल कैरोलस लिनियस का था। उन्होंने 1707 से लेकर 1778 के बीच में इन्हें बताया था। लगभग 6000 पादपों का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में किया। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। लिनियस ने पादपों का वर्गीकरण उनके लैंगिक लक्षण के आधार पर किया था कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक साथ है या अलग अलग है। इस आधार पर उन्होंने इस वर्गीकरण को दिया था। तृतीय काल में जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। इन्होंने आवृत्त बीजी पादपों का वर्गीकरण किया था। आवृत्त बीजी मतलब जिनके बीज के चारों ओर कवर होता है, आवरण होता है, खोल होता है ना। इन पादपों को आवृत्त बीजी पादपों में रखा गया है, जो उनकी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने आवृत्त बीजी पादपों का वर्गीकरण कायिक एवं जनन संरचनाओं के आधार पर किया था। आवृत्त बीजी पादपों का जो स्ट्रक्चर है यानी जड़, तना, पत्ती की कायिक संरचना कैसी है, उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा, इस आधार पर उन्होंने इस वर्गीकरण को दिया था।
और चतुर्थ काल यह चार्ल्स डार्विन के बाद का काल है, जिसमें पादपों का वर्गीकरण विकासी संबंध और आनुवंशिक समानताओं के आधार पर किया था। आप लोगों ने पिछले क्लासेस में चार्ल्स डार्विन के बारे में पढ़ा है। उन्होंने विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उन्होंने विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में बताया था कि किस प्रकार पृथ्वी पर डेवलपमेंट हुआ जीवों का। तो इन्होंने जो पादपों का वर्गीकरण दिया वो विकासी संबंध के आधार पर था। पादप जगत के वर्गीकरण को सरलतापूर्वक समझने के लिए एंजियोस्पर्म वर्गीकरण को श्रेणियों में विभक्त किया गया है, और वे श्रेणी हैं कृत्रिम वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण और जातिवृत्ति वर्गीकरण। कृत्रिम वर्गीकरण में क्या होता है? इस वर्गीकरण में पहचान के लिए एक या कुछ लक्षण के पर ही ध्यान दिया जाता है, और ये वर्गीकरण पूरी तरह कृत्रिम गुणों पर आधारित है। कृत्रिम गुण, इस वर्गीकरण में नैसर्गिक एवं जातिवृत्ति संबंध को कोई महत्व नहीं दिया गया है। इस वर्गीकरण की सबसे मुख्य कमी यही है कि वैसे जीव जिनमें समानताएं हैं उन्हें दूर के वर्गों में रखा गया है, जबकि अत्यंत दूर के समूह को कृत्रिम समानताओं के आधार पर उनको पास के वर्गों में रख दिया गया है। मतलब ये केवल थॉट्स पर आधारित है, प्रैक्टिकल रूप में ये जो है वो मान्य नहीं है। तो थियोफास्टस और कैरोलस लिनियस के द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण पूरी तरह कृत्रिम वर्गीकरण पर आधारित है। थॉट्स मीन्स हमारी सोच, हमारी कल्पनाओं, हमने ये सोच लिया कि ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा, और फिर उसको हमने वर्गीकरण कर दिया। दूसरा है प्राकृतिक वर्गीकरण, नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये वर्गीकरण जीवों के प्राकृतिक संबंधों पर आधारित है। इस वर्गीकरण में जीवों के प्राकृतिक संबंध और बाह्य गुण के आधार के साथ साथ उनके आंतरिक गुण जैसे परसंरचना, शरीर, भ्रूण विज्ञान और पादप रसायन आदि को ध्यान में रखकर वर्गीकरण का स्वरूप निर्धारित किया गया है। अब परसंरचना के बारे में बात करें तो बाहर से पत्ती दिखने में कैसी है, जड़ और तना कैसा है, उनका आकार की कैसा है, उनके अंदर का अगर हम सेक्शन कटिंग काटते हैं तो उनका अंदर का जो सेल हैं वो किस प्रकार व्यवस्थित हैं, है ना। और उनमें भ्रूण विज्ञान मीन्स पुंकेसर और स्त्रीकेसर की संरचना किस प्रकार है, पादप जो है वो फोटोसिंथेसिस का पथ क्या है, और बाकी सब भी जो भी उसमें पाए जाने वाले हार्मोन्स वगैरह का, इन सब का अध्ययन करके इस वर्गीकरण को किया गया। तो बैंथर एवं हुकर द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण पूर्णतः प्राकृतिक वर्गीकरण पर आधारित है, इसलिए इस वर्गीकरण को मान्यता है। तीसरा हम बात करें तो जातिवृत्ति वर्गीकरण। जातिवृत्ति वर्गीकरण यानी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, यह वर्गीकरण जीवों के विकासात्मक और आनुवंशिक संबंधों पर आधारित है। विकासात्मक मीन्स किस पौधे से किस पौधे का डेवलपमेंट हुआ, लाइक पहले जो है वो मोनेरा जगत के प्लांट बने, फिर प्रोटिस्टा जगत के प्लांट बने, उसके बाद फिर शैवाल यानी एल्गी, उसके बाद फिर टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म प्लांट बने। इस प्रकार का जो उनका डेवलपमेंट है अनुकूलन के फलस्वरूप हुआ, तो ये विकासात्मक डेवलपमेंट कहलाता है। और आनुवंशिक मतलब पहले इसमें अलैंगिक और अलैंगिक जनन होता था, फिर अलैंगिक लैंगिक दोनों जनन होने लगे, फिर लैंगिक जनन पर वो आधारित हो गया। तो ये आनुवंशिक संबंध है। इस वर्गीकरण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जीवों के किसी भी समूह के पूर्वजों का पता लगाया जा सकता है। इस वर्गीकरण में कोशिका विज्ञान, शारीरिकी, भ्रूण विज्ञान, परमाणु विज्ञान और विज्ञान की अन्य शाखाओं की मदद ली जाती है। एंगलर, प्लेंटर, ओसवाल्ट, टिप्पो, हचिंसन, तख्तेजान के द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण पूरी तरह जातिवृत्ति वर्गीकरण पर आधारित है। संख्यात्मक वर्गीकरण, जिसे सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है और सभी अवलोकनीय गुणों पर यह आधारित है। इसमें सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर और कोड दिया गया है, इसके बाद इसको प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर में। इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया जाता है और उसी समय सैकड़ों गुण को भी ध्यान में रखा जाता है। आप लोग जानते ही हैं कंप्यूटर में ढेर सारे डाटा जो हैं वो हम कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। वर्तमान समय में वर्गीकीविद भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वर्गीकी के कोशिका विज्ञानी सूचनाओं जैसे क्रोमोसोम्स की संख्या, रचना, व्यवहार, रसायन वर्गीकी जो पादपों के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं, तो इनको शामिल किया गया। अभी हम व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को अगर पूर्व के अध्याय में हमने जब देखा, उसमें पादप जगत में शैवाल, लाल भूरे हरे शैवाल, ब्रायोफाइटा,
और संवहन तंत्र वाले टेरिडोफाइटा, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनको सम्मिलित किया गया है। ट्रेकियोफाइट्स में टेरिडोफाइट, अनावृत बीजी और आवृत बीजियों को रखा गया है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे शैवाल के बारे में।